हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो 16 जून और 15 जून चूंकि संडे है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग संडे का और मंडे का कवर करने वाले हैं आज। फर्स्ट टॉपिक इज हाउ ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट में अफेक्ट इंडिया। ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। जीएस पेपर 2 आईआर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इसमें जो की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेकेंड इज इंडिया नीड्स अ सिंसियर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। हमारे एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन तो होता है बट बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं हो पाता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक टॉपिक होता है जीएस पेपर 3 में, जो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एविएशन सेक्टर आएगा, जीएस पेपर 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होगा सीधे सीधे जीएस पेपर 3। एंड फोर्थ टॉपिक इज इंटीग्रेटिंग सॉफ्ट स्किल इनटू एजुकेशन। तो एजुकेशन जीएस पेपर 2 में आता है। आसाम स्पेसिफिक इसमें बातें करेंगे तो जीएस पेपर 5 में आएगा, और इसमें सॉफ्ट स्किल बातें करेंगे जो जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी आएगा, है ना। तो ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड। फटाफट हम लोग एक एक टॉपिक करना स्टार्ट करते हैं। हाउ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में अफेक्ट इंडिया। तो देखो, ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। इसराइल ने ईरान पे वॉर कर दिया है, और ये पूरा रीजन जो है वो इसराइल को बहुत पसंद नहीं करता है ना। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, बट इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसराइल से नहीं चलता है। बट इसराइल और ईरान का एक तरह से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना। हाउथी रिवल्स हो गए, चाहे वो यमन में काम करने वाले रिवल्स हो गए, चाहे वो लेबनान वाले काम करने वाले रिवल्स हो गए, है ना। इन सबको इन सबको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। ईरान इन सब का रीडर है। इन सब के साथ साथ इसराइल वॉर कर ही रहा है, हमास के साथ हो, चाहे लेबनान वालों के साथ हो, चाहे हाउथीज के साथ हो। इसराइल सबके साथ कुछ ना कुछ वॉर कर ही रहा है। तो इसराइल ने इस बार सोचा कि अब डायरेक्ट ईरान से ही वॉर लड़ी जाए, और ईरान पे इसराइल ने क्या कर दिया, एक तरह से अटैक कर दिया। अब ईरान एक बड़ा कंट्री, एक छोटा मोटा कंट्री नहीं है। ईरान जो है पर्सियन गल्फ के बगल में है। ईरान का इनफैक्ट पुराना नाम पर्सिया ही है, पर्सियन गल्फ, और यहाँ से निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल, यहाँ इराक भी है, यहाँ सऊदी अरेबिया वाला एरिया भी है। अगर ईरान ने इसको चोक कर दिया तो वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल जो है वो इधर से ही आ रहा होता है, इधर से ही आ रहा होता है, और फिर इंडिया और बाकी कंट्रीज में जा रहा होता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। जस्ट ए ग्लोबल ट्रेड वाज स्टेबलाइजिंग, है ना। इसके पहले भी इसराइल का हाउथी रिवेल्स और बाकी जगह वॉर चल ही रहा है। रेड सी से होके जो ट्रेड हो रहा था वो डिस्टर्ब भी चल रहा था। जैसे ही ये शिपिंग वुपिंग सब कुछ स्टेबलाइज हो रहा था, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और ऑयल प्राइस सर्ज होने लगे। अचानक से क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज होने लगे, इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगे, है। यहाँ पे भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो होंगे वो बढ़ने लगेंगे। एक्सपर्ट कॉशन दैट ईरान कुड ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान कुड ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ वाइटल रूट फॉर 20-25% ऑफ ग्लोबल ऑयल। पूरे ग्लोबल ऑयल का 20-25% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट इसी के थ्रू होता है। चाहे कतर हो, इधर कतर भी आएगा, इधर यूएई भी आएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, सबके लिए, इंडिया के लिए भी क्रूशियल है और बाकी कंट्रीज के लिए भी क्रूशियल है। देखो, ये रहा रेड सी। रेड सी के ऊपर से इधर आगे जाओगे तो इसराइल मिलेगा, और वहां से उसके वजह से इधर मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। यहाँ से जो होता है ट्रेड वगैरह रेड सी से होके होता है, ये सुएज कैनाल है। तो रेड सी से होके जो ट्रेड होता है, ये ट्रेड जो है पूरे वर्ल्ड में पहुंचता है। और यहाँ पे क्या है, ईरान है, यहाँ पे गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये पूरा इलाका है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ईरान इजराइल वॉर हुआ क्यों। तो पहले ही ईरान जो है, देखो बहुत सारी कंट्रीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन किन किन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। न्यूक्लियर वेपन है P5 कंट्रीज के बाद। जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, यूएस हो गया, और कौन सा यूके हो गया, और कौन सा रशिया हो गया, और कौन सा चाइना हो गया, और कौन सा फ्रांस हो गया। इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है और काफी पहले से। इनके अलावा और किसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, नॉर्थ कोरिया के पास डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन है। नॉर्थ कोरिया ने कुछ सालों पहले ही टेस्टिंग की थी। और ईरान, ईरान के बारे में ऐसा कहते हैं कि ईरान पूरा कोशिश कर रहा है पिछले कई सालों से कि वो न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी डेवलप कर ले। उसके लिए यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की बहुत ज़्यादा, यूरेनियम का डेंसिटी बढ़ाना होता है, और उसको यूज कर सकते हैं हम न्यूक्लियर वेपन में। ठीक है, अगर इनरिच्ड नहीं है तो आपके सिविल न्यूक्लियर के लिए काम आएगा। सिविल मतलब एनर्जी के लिए काम आएगा, बट बॉम्ब के लिए काम नहीं आएगा, वेपन के लिए काम नहीं आएगा। इसराइल के लिए भी कहा जाता है कि छुपा छुपा के उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है,
बट उसने कभी जाहिर नहीं किया कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो जब ये P5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन बना चुकी थी बहुत पहले 1960s में ही, तो इन लोगों ने एक ट्रिटी का सोचा कि एक ट्रिटी करते हैं कि बाकी और कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए। तो इन लोगों ने एक ट्रिटी किया, ट्रिटी का नाम रखा गया एनपीटी। एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, कि अब आगे से हमें क्या करना है, न्यूक्लियर वेपन को प्रोलिफरेट नहीं कराना है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैलाना, न्यूक्लियर वेपन को फैलने से रोकना है। इंडिया ने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया था, पाकिस्तान ने भी बोल दिया था माई आंसर इज ऑल्सो द सेम, नो डिफरेंस। पाकिस्तान इंडिया ये सब एनपीटी साइन नहीं किए थे, है ना। तो ईरान की क्या बात है, अब ईरान को कंट्रीज हेल्प कर रहे थे सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए, और उसने यूरेनियम को इनरिच करना स्टार्ट कर दिया। तो इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता, ईरान और इसराइल एडवर्सरी हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहता इसराइल ईरान जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और न्यूक्लियर कैपेसिटी को देखने के लिए एक जो बॉडी बनाया गया है जिसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कि अगर सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी किसी को दिया गया है, उसके लिए यूरेनियम दिया गया है, तो उसका काम सिर्फ सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए होना चाहिए। The IAEA board formally declared Iran non-compliant under the 1974 Safeguard Agreement. IAEA बोर्ड ने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया है कि ईरान ने कॉम्प्लाई नहीं किया है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी सेफ गार्ड होते हैं, आफ्टर फाइंडिंग इनरिच्ड यूरेनियम ट्रेसेस एट अनरिपोर्टेड साइट। बहुत सारे अनरिपोर्टेड साइट पे IAEA की बोर्ड को मिला था कि यूरेनियम इनरिच करके बैठा है। कौन बैठा है? ईरान बैठा है। न्यूक्लियर नेगोशिएशन ब्रेकडाउन, टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड ईरान इन ओमान स्टॉल्ड ओवर यूरेनियम इनरिचमेंट डिस्प्यूट। यूएस और ईरान टॉक कर रहे थे, यूएस बोल रहा था हमसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज ले लो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर को इनरिच नहीं करो। बट यहाँ पे भी टॉक्स हॉल्ट हो गया। इसराइल व्यूड दिस एज ए डिप्लोमेटिक लूप होल एक्सप्लॉइटेड बाई तेहरान, है ना। यहाँ पे सीधे सीधे इसराइल को लगा कि यहाँ ईरान तो फायदा उठा रहा है। मिलिट्री एस्केलेशन लॉजिक, इसराइल बिलीव टारगेटिंग ईरानियन प्रॉक्सीज। अब ईरानियन प्रॉक्सीज कौन है? हाउथी रिबेल्स। ईरानियन प्रॉक्सी किसको मानता है? इसराइल हमास को मानता है। इन सब का लीडर किसको मानता है? ईरान को मानता है। ईरान एक तरह से इन सब का लीडर है भी। तो इन सबको क्या ही अटैक करना है, डायरेक्ट ही ईरान को अटैक किया जाए, डायरेक्टली तेहरान को अटैक किया जाए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नेतन्याहू साहब जो हैं उनका भी थोड़ा गद्दी डगमगाया हुआ है। वो चाहते हैं कि बाहर के सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देके अंदर में और ज्यादा अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल बनाया जाए। स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, इजराइल एक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ न्यूक्लियर डील सैंक्शन ऑन अक्टूबर 18। अक्टूबर 18 को न्यूक्लियर डील सैंक्शन का एक्सपायरी हो जाएगा, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। उसके पहले ही इसराइल ने एक्ट कर दिया। पोटेंशियली अंडरमाइनिंग वेस्टर्न डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट, वेस्टर्न डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट को एक तरह से अंडरमाइन कर दिया। अक्टूबर 18 के बाद क्या होने लगता है, या सीधे सीधे वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कंट्री फ्रांस जर्मनी ये सब ईरान से डील करने लग जाती है। उसको पहले ही अंडरमाइन करके अटैक कर दिया किसने? इसराइल ने। कॉन्सिक्वेंस क्या होना है इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का? ग्लोबल इंप्लीकेशन। सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंस तो ऑयल प्राइस पे आएगा, है ना। 20% ऑयल फ्लो जो है जब डगमगा जाएगा तो ऑयल प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यूएस स्ट्रेटेजिक डिलेमा, द यूएस फेस प्रेशर टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम इजरायली एक्शन। अब इसराइल यहाँ पे एग्रेसर है, इंडिया के हिसाब से नहीं, है ना। हमने इसराइल को एग्रेसर नहीं माना है, दिस इज नॉट आवर ऑफिशियल स्टैंड, बट अटैक किया है इसराइल ने। और बाकी यूएस पे प्रेशर बन रहा है कि इसराइल से अपने आप को अलग रखो, वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स रीजनल एसेट। अपने रीजनल एसेट, यूएस के अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करो, बट इसराइल से अलग रहो। एनपीटी, ईरान एग्जिट फ्रॉम द एनपीटी मे ट्रिगर अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस इन वेस्ट एशिया। ईरान ने एनपीटी साइन करके रखा है, बट अगर वो एनपीटी से बाहर होता है तो वेस्ट एशिया में ईरान के अलावा जो भी और कंट्रीज होंगी, है ना, जो भी चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे और कंट्रीज हो, उनमें एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस का होड़ मच जाएगा कि हम भी न्यूक्लियर डेवलप करें, हम भी न्यूक्लियर डेवलप करें। अगर ईरान कर रहा है तो आसपास के कंट्रीज भी लग जाएंगे। रीजन काफी ज्यादा पहले से ही डिस्टेबलाइज है, हमेशा से, और ज्यादा डिस्टेबलाइज होने लगेगा, और ज्यादा वॉर, ड्रोन, प्रॉक्सी एस्केलेशन होने लगे। प्रॉक्सी मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, है ना। आपने अपना काम करने के लिए किसी और को भेजा या किसी और को प्रमोट किया, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी बोलते हैं। Collapse of peace talk. Iran US talks in Muscat and the two state solution dialogue face an uncertain future. ईरान यूएस का टॉक जो मस्कट में हो रहा था, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही थी, खासकर टू स्टेट सॉल्यूशन किसके बीच? इजराइल के बीच और पैलेस्तीन के बीच, है ना। इजराइल और पैलेस्तीन दो अलग अलग स्टेट बने, तो ये एक अनसर्टेन फ्यूचर में घिर गया है। राइज ऑफ आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप्स लाइक पीएमएफ एंड हाउथीज में इंटेंसिफाई रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल और यूएस बेसिस। ग्रुप्स जो भी हैं, हाउथीज, रिवेल और बाकी सब ग्रुप जो हैं, वो यूएस और इजराइल के बीच के जो भी बेसिस हैं वहां पे और ज्यादा अटैक से लोग बढ़ा देंगे। इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ग्रोथ
जो है हमारा डगमगाने लगेगा, इन्फ्लेशन के चांसेस, अभी अभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया था, लास्ट कुछ सालों के बाद अभी अभी जाके इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में आया है, अब इन्फ्लेशन डगमगाने लग जाएगा, वापस से क्रूड ऑयल बढ़ने से सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, एनर्जी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आने लग जाएगा, ब्रॉडर एनर्जी प्राइस स्पाइक बियॉन्ड क्रूड ऑयल के अलावा एलपीजी, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, क्योंकि सब जो है फर्टिलाइजर वगैरह सब में ये एलपीजी जो है एज ए क्रूड जो है सीधे सीधे ये यूज होता है, एनर्जी एज ए सीधे सीधे कंपोनेंट यूज होता है, तो एनर्जी की प्राइस बढ़ जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो भी प्राइसेज हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, रूरल और एग्रीकल्चरल इंपैक्ट आने लग जाएगा, वहाँ इरिगेशन और बाकी फैसिलिटीज में फर्टिलाइजर वगैरह की प्राइस बढ़ जाए, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाए। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस मार्जिन प्रेशर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रेशर में भी मार्जिन प्रेशर आने लग जाएगा, की सेक्टर्स लाइक एविएशन, केमिकल्स, पेंट, टायर, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, all heavily reliant on petroleum based inputs are likely to see reduced profit margin due to rising raw material cost। इन सब का रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ईरान इजराइल क्राइसिस ऑन इंडियन इकोनॉमी, अब बात करते हैं कि ईरान इजराइल क्राइसिस का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो ईरान इजराइल क्राइसिस इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ ईरान इजराइल क्राइसिस, तो पहला बात ये हो जाएगा कि सेक्टोरल डिवाइड, इसमें फिर विनर और लूजर्स की बात हम लोग करने लगेंगे। अप स्ट्रीम ऑयल कंपनी जो है, अप स्ट्रीम जो आगे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होने लगेगा फ्रॉम हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस। डाउन स्ट्रीम में जो रिफाइनरी हैं, जो क्रूड ऑयल को क्या करती है, रिफाइन करने का काम करती हैं, कुड सी देयर मार्जिन स्क्वीज, उनका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि उनको तो फाइनल प्राइस कम ही करके देना है। Industries indirectly linked to crude oil, including packaging, plastic product, paint, and specialty chemicals, may pass on the cost to consumers or absorb it। या तो वो कॉस्ट को, बढ़े हुए खर्चे को कंज्यूमर्स को पास कर देंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे, या खुद एब्जॉर्ब करेंगे। तो या तो डिमांड इफेक्ट होगा या तो उनका प्रॉफिट इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कॉस्ट एमएसएमईज के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। गोल्ड प्राइसेस सोर अमिड अनसर्टेनिटी, गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग गोल्ड को एकदम से इकट्ठा करके रख रहे हैं, खटाखट खटाखट गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हमें इंपोर्ट गोल्ड करना पड़ता है, इंपोर्ट इंपोर्ट करने से हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो जाता है। तो अभी ईरान और इसराइल के कन्फ्लिक्ट से एक फुल स्केल वॉर और सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर और बाकी चीजें, न्यूक्लियर वॉर, इन सब के चांसेस जो है और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी जो है वो और ज्यादा पीक पे आने लगेगी। अब देखना है कि ये वॉर कब तक क्या रूप लेता है आगे। इंडिया नीड्स ए सिंसियर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन हमें करना पड़ेगा, सिंसियर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ अभी अहमदाबाद में, आप सबको पता ही है, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, सिंसियरली करना पड़ेगा। कैसे किया जाए, इल्यूजन ऑफ ऑटोनॉमी। The Aircraft Accident Investigation Bureau appears autonomous but functions under the Ministry of Civil Aviation। हमारा ऑलरेडी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उसका काम है एयरक्राफ्ट से जुड़े एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना। वो अपीयर होता है कि ऑटोनोमस है, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करता है, बट वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही काम करता है। रिएक्टिव काम करता है कि अच्छा एक्सीडेंट हो गया, चलो देखते हैं क्यों हुआ, प्रोएक्टिव नहीं, प्रिवेंटिव नहीं, कि अच्छा एक्सीडेंट से बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया जाए, वो काम नहीं हो रहा है। इग्नोर्ड एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, 1997 में एक सेहत कमेटी बनी थी, सेहत कमेटी ने एक्सपोज किया था फ्रेगमेंटेड ओवरसाइट, कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो ओवरसाइट है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में हो रहा है, इंडिपेंडेंस नहीं है, ट्रेनिंग पुअर मिल रहा है जिन लोगों को जाकर चेक करके आना है, और रेगुलेटरी कैप्चर नहीं हो रहा है। रिफॉर्म एजेंडा की बात हुई थी, रिफॉर्म क्या क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, मूव AAIB एंड DGCA आउट ऑफ मोका, मोका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो DGCA जो है डिपार्टमेंट जो सिविल एविएशन के ऊपर देखती है, और यहाँ इन्वेस्टिगेट जो एक्सीडेंट है उनका जो इन्वेस्टिगेशन करती है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से बाहर कर देना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना देनी चाहिए जो डायरेक्टली पार्लियामेंट से लिंक्ड हो, ना कि मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करे। कोई पैरेलल कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई एडहॉक इंक्वायरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लीगल सेफगार्ड, बार मिसयूज और AAIB रिपोर्ट्स इन ट्रायल अनलेस वेरीफाइड बाय एविएशन एक्सपर्ट्स। तो मिसयूज को हमें लीगल सेफगार्ड्स के हिसाब से बार करना चाहिए, रोक देना चाहिए। रिफॉर्म करना होगा, अमेंड रूल 19 क्लॉज 3 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1937।
जिससे कि पायलट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, अनलेस ग्रॉस नेग्लिजेंस इज प्रूवन। पायलट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओवरसाइट, इंडिपेंडेंट ओम्बुड्समैन टू रिव्यू पास्ट रिपोर्ट्स एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ओवरसाइट मतलब इंडिपेंडेंट ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन किसको बोलते हैं? एक तरह से ओम्बुड्समैन चौकीदार को बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट चौकीदार होना चाहिए कि पास्ट रिपोर्ट को देख सके और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सके। अब एआईबी के बारे में थोड़ा सा जान लो। एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी, लॉ से बना है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है। 2012 में बना था, बहुत पहले भी नहीं बना है। लीगल बेसिस क्या है? एयरक्राफ्ट ऑफ एक्सीडेंट रूल्स 2017 के अंदर आता है। इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, फंक्शन एज पर एनेक्स 13 ऑफ शिकागो कन्वेंशन। शिकागो कन्वेंशन क्या है? वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है? शिकागो कन्वेंशन आता है। मैंडेट एंड जुरिस्डिक्शन, ऑल एक्सीडेंट एंड सीरियस इंसिडेंट, सारे एक्सीडेंट को और सीरियस इंसिडेंट को क्या करेगा? मैंडेट करता है, जुरिस्डिक्शन करता है। इन्वॉल्विंग एयरक्राफ्ट विथ ऑल अप वेट 2250 kg, सारे एयरक्राफ्ट को इन्वॉल्व करता है जिनका वेट क्या है? 2250 kg से ज्यादा है। ऑल टर्बोजेट एयरक्राफ्ट, सारे टर्बोजेट एयरक्राफ्ट को इन्वॉल्व करता है, उनको देख सकता है, भले ही उनका साइज कुछ भी हो, उसको किसी भी एक्सीडेंट के हिसाब से उनकी इंक्वायरी कर सकता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन करने हो, भले स्मॉलर एयरक्राफ्ट का, ये कर सकता है। इसके फंक्शन क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, एक्सीडेंट्स का, सीरियस एक्सीडेंट का, इंसिडेंट्स का भी, है ना। फाइनल रिपोर्ट ये किसको देगा? डायरेक्टर जनरल को देगा। रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू आईसीएओ एंड अदर अफेक्टेड स्टेट, सेफ्टी का रिकमेंडेशन भी करता है, सेफ्टी का स्टडीज भी करता है, लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कंक्लूजन क्या है? इंडिया हैज द एक्सपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर टॉप टियर एविएशन सेफ्टी, बट हम काम नहीं कर पा रहे ठीक से, है ना। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हमारा और ज्यादा पहले से बेटर होना चाहिए। थर्ड इज विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प। अब ये क्या है? 12 डे विकसित कृषि संकल्प अभियान वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कृषि विज्ञान केंद्र मोरीगांव, मोरीगांव में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, विकसित कृषि संकल्प अभियान। कैंपेन का ओवरव्यू क्या है? विकसित कृषि संकल्प अभियान इज कंडक्टेड बाई एनुअली कंडक्ट होता है बिफोर द खरीफ एंड रवि सोइंग सीजन टू प्रोवाइड टाइमली फील्ड लेवल गाइडेंस, फील्ड लेवल गाइडेंस दिया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज, द कैंपेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, आईसीएआर, स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र एंड फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके इसको ऑर्गेनाइज करने का काम करती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट करना, जो भी कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उनको रूरल कम्युनिटीज तक पहुंचाना, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना, सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना, एक्वा कल्चर प्रमोट करना, नेशन का डेवलपमेंट करना, ये इनका मेन टारगेट है। की फीचर्स क्या है? 5 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर्स को फायदा हो, नेशन वाइड रीच हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब क्या? एक कीवर्ड है लैब टू लैंड, लैब से ले लैंड तक, है ना। लैब में अगर कुछ इनोवेशन हो रहा है उसको लैंड तक पहुंचाया जाके, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ट्रेनिंग किया जा सके हमारे फार्मर्स का, साइंटिस्ट फार्मर का इंटरेक्शन कराया जा सके, डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सके। फिशरीज को एज ए कोर कंपोनेंट ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज किया गया है, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी। कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप, केवीकेस एंड रूरल इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा इसमें इंटरेक्शन बढ़ाया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है विकसित कृषि संकल्प अभियान का? रिसर्च रूरल कनेक्शन, रिसर्च का और रूरल का कनेक्शन होना चाहिए। ब्रिज रिसर्च एंड रूरल नीड्स बाय लोकलाइजिंग साइंटिफिक सॉल्यूशन, साइंटिफिक सॉल्यूशन को लोकलाइज किया जाए। हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे क्रॉप हैं जो वहां पे अगर उनको ग्रो कराया जाए तो क्लाइमेट चेंज और बाकी चीजों से डील कर पाएंगे। तो लोकलाइज किया जाए, ऐसा नहीं कि फॉरेन में जो यूएस में हो रहा है वहीं से किया जाएगा, केरला में हो रहा है वहीं से किया जाएगा। हर स्टेट में सॉल्यूशंस को लोकलाइज किया जा सकता है। सपोर्ट द विजन ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सपोर्ट द विजन ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर इनकम को डबल करने का विजन सपोर्ट किया जाए। फूड सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाए, एनहेंस फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू डाइवर्सिफाइड फार्मिंग मॉडल। इनकम एनहेंसमेंट, बूस्ट रूरल इनकम बाय प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ग्रास रूट इनोवेशन, इनकरेज ग्रास रूट इनोवेशन एंड जन भागीदारी, जन भागीदारी को प्रमोट किया जाए जो कि क्रूशियल है बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से लेके। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंटीग्रेटिंग सॉफ्ट स्किल इनटू एजुकेशन। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल मतलब प्रेजेंटेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल मतलब टीम बिल्डिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल मतलब टीम में काम करने वाला स्किल, सॉफ्ट स्किल मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल मतलब एम्पैथी।
सॉफ्ट स्किल मतलब द एटीट्यूड, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द पब्लिक। सॉफ्ट स्किल मतलब आप में लर्निंग एबिलिटीज हैं कि नहीं है। ये सॉफ्ट स्किल की बहुत ज्यादा कमी है हमारे यूथ के पास। इंडिया स्किल रिपोर्ट ये बोलता है कि सिर्फ 50% यूथ जो है एम्प्लॉयबल है। सॉफ्ट स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बोलता है होलिस्टिक एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, बट प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल इन करिकुलम रिमेन्स लिमिटेड। हमारे करिकुलम में सॉफ्ट स्किल को हम कहाँ प्रमोट कर पाते हैं? कर ही नहीं पाते हैं। स्कूल में या कॉलेजेस में कहीं नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे हमें कम्युनिकेशन सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। वर्बल एंड रिटन एक्सप्रेशन कैसे मैनेज करना है, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिवली हम कैसे अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करें एंड कोऑपरेट करें, लीडरशिप कैसे दिखाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे दिखाएं, ये सब हमारा क्या होता है? सॉफ्ट स्किल होता है। वाई सॉफ्ट स्किल मैटर्स टुडे? क्योंकि टीम वर्क करना है, जॉब मार्केट बदल रहा है, ऑटोमेशन एंड एआई आर रिप्लेसिंग रूटीन टास्क एआई कर लेगा। ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स जो है वो ज्यादा वैल्यूएशन है, ज्यादा वैल्यूएबल है। इंडस्ट्री इनसाइट, लिंक्डइन ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2023, 89% ऑफ रिक्रूटर्स से हायर फेलियर्स स्टेम फ्रॉम लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल नहीं होगा तो वहां रिक्रूटमेंट फेल हो जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट क्या बोलता है? लिस्ट टॉप स्किल लाइक रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, ये ज्यादा बहुत जरूरी है यूथ में। अलग अलग कंट्रीज में क्या प्रैक्टिसेस है? फिनलैंड में फोकस ऑन सॉफ्ट सोशल इमोशनल कोलेबरेटिव स्किल फ्रॉम अर्ली ईयर्स, बचपन से ये सारी चीज सिखाई जाती है। देखो ये घर पे मिलकर प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बेस्ड इवेल्युएशन होता है, पीयर लोग असेसमेंट करते हैं। डेनमार्क में ये डेमोक्रेसी सिखाई जाती है, एक साथ बैठ के डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डायलॉग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी सिखाई जाती है। सिंगापुर में भी टीम बिल्डिंग का काम होता है। बचपन से ये चीजें सिखानी पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से सीख लोगे आप। जापान, इकुरा चिकारा, इनकरेज इमोशनल रेजिलियंस, कोलैबोरेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। एथिक्स में ये पूरा एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए आप चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हो। एथिक्स में आप इस साल, क्योंकि इस पे क्वेश्चन होता ही होता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन उस पर आपको मिलेगा जहां पे आप यूज कर सकते हो। आसाम कंटेक्स्ट, द फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी ऑफ आसाम ड्रिवन बाई ग्रोथ इन सेक्टर्स लाइक टूरिज्म। आसाम में टूरिज्म का ग्रोथ, एग्री बिजनेसेस का ग्रोथ, आईटी सर्विसेज डिमांड से वर्कफोर्स दैट इज बोथ टेक्निकली साउंड एंड इमोशनली इंटेलिजेंट। ये वर्कफोर्स टेक्निकली साउंड भी होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। वाई सॉफ्ट स्किल मैटर फॉर आसाम? आसाम के लिए सॉफ्ट स्किल मैटर क्यों करता है? यूथ एम्प्लॉयमेंट, राइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंडिकेटिंग गैप्स इन इंडस्ट्री रेडीनेस। गैप्स कहाँ हैं इंडस्ट्री के रेडीनेस में? एंटरप्रेन्योरशिप पुश इन आसाम, आसाम को एंटरप्रेन्योरशिप पुश देना है थ्रू स्कीम्स लाइक स्टार्टअप आसाम, स्किल डेवलपमेंट मिशन, रिक्वायर्ड लीडरशिप, लीडरशिप चाहिए, अडेप्टेबिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। सिर्फ टेक्निकल नो हाउ से काम नहीं चलेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी जो आसाम में है उसको इंगेज करके रखना है। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को प्रमोट करना है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, बीपीओस को प्रमोट करना है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है। सोशल कोहेशन कैसे आएगा? डाइवर्सिटी, माइग्रेशन इशू, फ्लड रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ कैसे सोशल चैलेंजेस को टैकल किया जाएगा? एम्पैथी से। एम्पैथी, एक दूसरे के प्रति प्यार। एम्पैथी का मतलब होता है सामने कोई परेशान है और आप फील करो कि वो कितना परेशान है, उसको एम्पैथी बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो। एंड सोशल कोहेशन क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल माने जाते हैं जो कि यहाँ पे यूथ के लिए मैटर करेगा। अभी गैप्स क्या क्या है? एजुकेशन सिस्टम का फोकस रोट लर्निंग पे है, रट्टा लगा लो, एग्जाम में अच्छा कर लो, इससे काम नहीं चलेगा। रूरल एजुकेशन का लिमिटेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड रूरल कॉलेज लैक स्ट्रक्चर्ड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम, फोकस रिमेन ऑन टेक्स्ट बुक नॉलेज। फोकस जो है पूरा पूरा टेक्स्ट बुक के नॉलेज पे रह जाता है। टीचर प्रिपेयर्डनेस फॉर सॉफ्ट स्किल मेंटरिंग इज लो, टीचर को खुद ही प्रिपेयर नहीं किया जाता कि वो बच्चों में सॉफ्ट स्किल डाले। मिनिमल इंटीग्रेशन इन टीचर ट्रेनिंग, टीचर के ट्रेनिंग में ही सॉफ्ट स्किल पे फोकस नहीं किया जाता है। तो करना क्या है? करिकुलम में इंटीग्रेट करना है। करिकुलम, सेवा बोर्ड हो गया, AHSEC हो गया, इनके जो भी क्रेडिट्स कोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, इंक्लूसिविटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये इंक्लूड किया जाए। दिल्ली में भी सीधे सीधे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस किया जाता है उनके स्कूल करिकुलम में। एडिशनल लेवरेज, यूज गुणोत्सव असेसमेंट टू ट्रैक सॉफ्ट स्किल। गुणोत्सव असेसमेंट जो होता है उसमें टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब असेस किया जाना चाहिए। पार्टनरशिप एंड पॉलिसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वर्क विद इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कौन है? टी, टूरिज्म, IT, टू शेप इंडस्ट्री रिलेवेंट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल। इंक्लूड सॉफ्ट स्किल इन असेसमेंट सिस्टम, नॉट जस्ट एकेडमिक एग्जाम बट ऑल्सो सोशल इमोशनल लर्निंग आउटकम। NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको लेवरेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो कंक्लूजन क्या है, आसाम स्टैंड्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर वेयर youthful energy, cultural richness and economic aspiration can converge to create a holistically skilled workforce. हमें skilled workforce चाहिए, तभी हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, बीट आसाम बीट इंडिया। थैंक यू।